Welcome to the lecture series on basic electrical engineering course code PEE101। तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जो है EMF इक्वेशन ऑफ DC मशीन। EMF इक्वेशन ऑफ DC जनरेटर। एज वेल एज मोटर। EMF इक्वेशन कॉमन है DC मोटर के लिए भी और DC जनरेटर के लिए भी। ठीक है, देखिए समझते हैं इसको। सबसे पहले इसको डिराइव करने के लिए हमको जो है कुछ क्वांटिटीज़ अज्यूम करनी पड़ती है। तो लेट्स से हमने अज्यूम किया लेट P इज इक्वल टू number of poles of मोटर या मशीन हम कह सकते हैं। ठीक है, फाई जो है हमारे पास फ्लक्स पर पोल है। ठीक है, जेड हमारे पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स है। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स जो कि आर्मेचर में है। ठीक है, और ए जो है हमारे पास वो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स है। ठीक, तो ये डेटा हमने अज्यूम करना है। अब देखिए, अगर हमारा जो कंडक्टर है, अगर हम ये कह रहे हैं कि ये कंडक्टर जो है हमारा फील्ड सिस्टम में घूम रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बेसिकली EMF इंड्यूस होगा एज पर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो EMF इंड्यूस्ड पर कंडक्टर कितना होगा, व्हेन द कंडक्टर रोटेट्स इन टाइम t सेकेंड। यानी EMF इंड्यूस कितना होगा, फाई तो फ्लक्स पर पोल है। पोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ पोल्स मशीन में P, तो टोटल फ्लक्स कितनी लिंक हो गई, P5 अपॉन T। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हमें इसमें दे रखा है कि जो कंडक्टर है वो उसकी जो स्पीड है n जो स्पीड है कंडक्टर की, ये n क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर मिनट। यानी इसका मतलब ये है कि जब कंडक्टर घूम रहा है तो वो n रेवोल्यूशंस ले रहा है। इसको देखिएगा, n रेवोल्यूशंस ले रहा है कंडक्टर, n रेवोल्यूशंस ले रहा है 60 सेकेंड्स में। 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड्स। ठीक, यानी अगर हम कहें कि कितना टाइम वो लेगा, टाइम t कितना लेगा टू कंप्लीट, यानी हम ये कह रहे हैं कि 1 सेकेंड में जो कंडक्टर है वो कितना घूमेगा,
तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कंडक्टर है, टाइम टेकन बाय कंडक्टर टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन कितना होगा, एक रेवोल्यूशन में कितना होगा, देखिए 60 बाय n सेकेंड्स, ठीक, यही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम EMF इंड्यूस पर कंडक्टर में यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, यानी इस टाइम की इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो मिल जाएगा EMF इंड्यूस्ड E इज इक्वल टू P5 डिवाइडेड बाय 60 इंटू n, ठीक। तो ये EMF इंड्यूस्ड है पर कंडक्टर, यानी एक कंडक्टर में। नाउ हमें पता है कि जेड कंडक्टर्स हमारे पास है, सिंस दिस इज द EMF इंड्यूस्ड पर कंडक्टर। नाउ जेड कंडक्टर हमारे पास है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड है इन ए पैरेलल पाथ्स। तो क्या होगा, therefore EMF induced E naught will be equal to how much, Z by A पर कंडक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे P5 N अपॉन 60 से। तो ये जो हमको मिलेगा, ये बेसिकली क्या मिल जाएगा, कितना बेसिकली EMF प्रोड्यूस हो रहा है जनरेटर के केस में या मोटर के केस में, जब कंडक्टर हमारा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रहा है। तो इसमें अगर हम देखें इस इक्वेशन को, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है E नॉट इज इक्वल टू PZ5N अपॉन 60 इंटू A। और यहाँ पे बेसिकली जो A है इसकी वैल्यू चेंज होती है, मींस अगर वो डिपेंड करता है कि आपकी जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो किस टाइप की है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है, आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है वो दो प्रकार की होती है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, ठीक है। लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग दो प्रकार की होती है। तो अगर आपके पास लैप वाइंडिंग हुई, उस केस में हम कह सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या होगी 2, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो अगर हम इस इक्वेशन में ए की वैल्यू को 2 रखते हैं तो EMF इंड्यूस कितना हो जाएगा, नॉट हमारे पास कितना आ जाएगा, PZ5N अपॉन 120, ठीक, लैप वाइंडिंग के लिए। तो EMF इंड्यूस कितना हो जाएगा, PZ5N अपॉन 120। और अगर हम फॉर लैप वाइंडिंग A विल बी इक्वल टू P, सॉरी, तो A इज इक्वल टू P होगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसको लैप वाइंडिंग के लिए ये जो होगा आपका वो हो जाएगा 6, A इज इक्वल टू P होगा। तो A से A कैंसिल होगा, ठीक है। तो आपको A जब जैसे ही आप P करेंगे तो ये 60 इंटू P होगा लैप वाइंडिंग के लिए। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा Z5N अपॉन 60। तो ये अपॉन 60 हो जाएगा, ठीक है। अगर वेव वाइंडिंग का केस देखें
वेव वाइंडिंग के केस में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वल टू टू। तो वेव वाइंडिंग के केस में क्या हो जाएगी इक्वेशन, पी जेड फाई एन अपॉन 120। अब आप दोनों केसेस में देखिए, लैप वाइंडिंग के केस में जो ई नॉट आ रहा है वो पी जेड फाई एन अपॉन 60 आ रहा है, और वेव वाइंडिंग के केस में जो ई नॉट आ रहा है वो पी जेड फाई एन अपॉन 120 आ रहा है। तो हम ये कहते हैं कि लैप वाइंडिंग में जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी वो कम आएगी एज़ कम्पेयर टू वेव वाइंडिंग। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लैप वाइंडिंग हमारी जो है वो कहाँ यूज़ होगा, लैप वाइंडिंग यूज़ होगा बेसिकली इन एप्लीकेशंस में जहाँ पे हमारे पास, क्योंकि लैप वाइंडिंग में आप देख रहे हैं नंबर ऑफ पोल्स हमारे नहीं है, इज़न्ट इट, लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पोल्स नहीं है, तो ये पी तो है ही नहीं लैप वाइंडिंग के अंदर, ये पी तो है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ जेड फाई एन अपॉन 60 है। तो हम ये कह सकते हैं कि लैप वाइंडिंग हमारी यूज़ हो रही है बेसिकली किसमें, लो वोल्टेज और हाई करंट, यहाँ पे लो वोल्टेज और हाई करंट का एप्लीकेशन है, क्योंकि लैप वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस आ रहा है वो उसमें न्यूमरेटर पार्ट छोटा है। वेव वाइंडिंग के केस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो वोल्टेज की इक्वेशन आ रही है वो आ रही है पी जेड फाइन अपॉन 120। तो ये हमारी यूज़ होती है बेसिकली किन एप्लीकेशंस में, हाई वोल्टेज और लो करंट। ठीक, इतना हमारे पास लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के बीच में डिफरेंस है। तो क्वेश्चन आ सकता है एकेटिव के अंदर, डिराइव द ईएमएफ इक्वेशन और ए डीसी मशीन, तो आपको यही डिराइव करना है। और अगर कहता है लैप वाइंडिंग के लिए करिए तो आपने कुछ नहीं करना है, लैप वाइंडिंग में ए की वैल्यू को पी सब्स्टिट्यूट कर देना है और ए और पी को काट कैंसिल कर देना है, तो जेड फाइन अपॉन 60 आ जाएगा। और इधर वेव वाइंडिंग है तो ए की वैल्यू को 2 सब्स्टिट्यूट कर देना है आपने, 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन आपको क्या मिल जाएगी, पी जेड फाइन अपॉन 120। बस आपने ये चीज़ याद रखनी है कि दोनों केसेस में फार्मूला क्या है और डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आई होप आपको ये ईएमएफ इक्वेशन और डीसी मशीन समझ में आ गई होगी। अब हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।